everybody, I'm your educator CA Aishwarya Khandelwal Kapoor, and today I'm going to talk about the Code on Wages 2019 with you all. This is an innovative effort of the Government of India to bring uniformity in various legislations and also to cut down the efforts and documentation among various legislations. So the Code on Wages, it's a new code, as you can see कि ये 2019 में ही आया है, and it has subsumed 4 laws. So जब हम छोटे बच्चे थे तो हम अपने पास 4 लॉ पढ़ते थे, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड मिनिमम वेजेस एक्ट. यस, तो जब हम लोग सीए की पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे इंटरमीडिएट लेवल पर हमें ये सारे एक्ट्स पढ़ने पड़ते थे, लेकिन आपको ये सारे एक्ट्स नहीं पढ़ने, आपको इन सब के बदले में सिर्फ एक कोड पढ़ना है, क्योंकि ये सब अब एक कोड में मिला दिए गए हैं, तो कोड ऑन वेजेस 2019. इससे क्या बेनिफिट हुआ? सबसे पहली बात है कि हर इस एक्ट में जो रेपिटेटिवली वेजेस की डेफिनेशन, एम्प्लॉय की डेफिनेशन, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन, वर्कमैन की डेफिनेशन, ठीक है, और इन सारी चीजों की जो रिपीटेड डेफिनेशंस होती थी वो ओवरलैप भी करती थी, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करती थी. देन ऑफ कोर्स ही बात है, चार लेजिस्लेशंस हैं, मतलब हर फैक्ट्री में, हर इंडस्ट्री में चारों लेजिस्लेशन को फॉलो करने के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, इनके लिए भी मस्टर रोल, उनके लिए भी मस्टर रोल. कहने का मतलब है कि चार जो एक्ट्स थे तो इनको क्या किया गया, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक बना दिया गया है, ठीक है. दैट इज द कोड ऑन वेजेस 2019. और ये अपनी तरीके का इकलौता कोड नहीं है, इस तरीके से वी हैव द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ कंडीशंस कोड. सिमिलरली यू हैव इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, जिसमें कि बहुत सारे जो लेबर एक्ट्स थे, ठीक है, बहुत सारे जो लेबर एक्ट थे उनको सबस्यूम कर दिया गया है और यूनिफॉर्मिटी लाई गई है. एंड ऑल्सो आपके लिए भी बहुत आसान हो गया है कि अब आपको एक एक्ट पढ़ना है रादर देन 4 एक्ट्स. So the Code on Wages 2019 was enacted in 2020, which enlists the provision relating to payment of wages, overtime, bonus, minimum wages. So अभी हम लोग जैसे जैसे इस कोड को आगे पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी कि it is divided into 11 chapters and all these chapters discuss these things. एक चैप्टर है जो डेडिकेटेडली मिनिमम वेजेस को डिस्कस करता है, एक चैप्टर है जो पेमेंट ऑफ वेजेस को डिस्कस करता है, एक चैप्टर है जो बोनस को डिस्कस करता है, एंड देन देयर आर अदर चैप्टर्स डिस्कसिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोड. This code has subsumed 4 central labor laws legislation, namely the payment of wages, the minimum wages, the payment of bonus and the Equal Remuneration Act. Features क्या है? The code not only regulates the wages of workmen but also the wages of employees performing managerial and supervisory function. पहले ये भी बहुत confusion होती थी, हर एक्ट के हिसाब से किसमें कौन वर्कमैन माना जाएगा, कौन एम्प्लॉय माना जाएगा, ठीक है, क्या वेज की लिमिट है, ये है वो है, पर अब ये सब कुछ नहीं है. इट रेगुलेट्स द मैनेजरियल एंड द सुपरवाइजरी एंड ऑल्सो द लेबर्स ऑन अ सिमिलर लाइन, ठीक है. इट इंक्लूड्स एवरीबडी, द टॉप लेवल, द मिड लेवल एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट, सबको इंक्लूड करता है. एंड हेंस इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन द डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स ओवरलैपिंग विद ईच अदर. तो इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली. नेक्स्ट थिंग, द कोड इज अ वेलकम चेंज टू द एग्जिस्टिंग लेबर लॉ रेजीम. व्हाई? बिकॉज पहले ये जो लेबर लॉ थे उसमें क्या था कि नंबर ऑफ एक्ट्स बनाए गए हैं. हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कंडीशन को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट, मेटर्निटी के लिए अगला एक्ट, बोनस के लिए अगला एक्ट, ग्रेचुइटी के लिए अगला एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए अगला एक्ट, ठीक है, फिर मरीन एंड डॉक वर्कर्स के लिए अलग एक्ट, सिने वर्कर्स के लिए अलग एक्ट. तो इतना नंबर ऑफ लेजिस्लेशन था कि इट ऑलवेज क्रिएटेड सम और द अदर प्रॉब्लम एंड ट्रबल. बट इनको क्या किया गया, कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया. As it seek to regulate wages and bonus payment in all the sectors such as industry, trade, business, manufacture, wherever employees are appointed. तो जहां पे भी employees appointed हैं, और हर ही जगह employees appointed हैं, right? So जहां पे भी इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चर कुछ भी चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां पे ये सारे एक्ट लगेंगे. Next, through this code, the central government will get the power to regulate wages for sectors like railway, mine, oil fields, among other sectors, and whereas the state government will reserve the power to make decision for all other employment. तो यहाँ पे क्या है, कुछ जो
कुछ जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न के सेक्टर्स हैं जैसे कि रेलवे, माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, वो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, इसके अलावा सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया गया है, जिसे हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ कोर और इंपॉर्टेंट मैटर्स पे फोकस कर सके और बाकी के एम्प्लॉयमेंट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि आप बाकी के एम्प्लॉयमेंट्स को रेगुलेट कर लीजिए, इंडस्ट्री, शॉप, एस्टैब्लिशमेंट्स, इनको आप रेगुलेट कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बर्डन भी कम हो रहा है और स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के हिसाब से बेटर रिफॉर्म्स भी ला सकती है। इसी तरह से वी हैव द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। इस तरीके से ऐसे भी कोड इनैक्ट किए गए हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, these code do what? They also comprehensively lay down most provision that used to exist in many scattered pieces of legislation. यहाँ देखो, मैंने आपके लिए इसको अलग से लिखा है, आप यहाँ ध्यान से देखो कि पहले कितने एक्ट्स होते थे जिनको इन कोड्स में सबस्यूम किया गया है। So earlier we had all these acts and we have read all these acts mostly. The Factories Act, ध्यान से देखिएगा जरा सा, ठीक है, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है लेकिन आपको पता होना चाहिए। द फैक्ट्रीज एक्ट, द माइंस एक्ट, द डॉक वर्कर्स एक्ट, द बिल्डिंग एंड द अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, प्लांटेशन लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, द वर्किंग जर्नलिस्ट। बड़ी स्क्रीन पे आप देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, राइट। चलो, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज, द वर्किंग जर्नलिस्ट, fixation of rates and wages, motor transport, sales promotion, बीड़ी and cigar workers, the cine workers। मतलब आप देखिए, the number of acts, 13 acts have been subsumed in one code, and that is occupational safety, health and working condition code 2020। It's much easier क्योंकि आप सारे एक्ट, जो भी लोग लॉ पढ़ रहे हैं वो सारे एक्ट पढ़ेंगे, उनके बजाय अब एक कोड पढ़ो। सिमिलरली इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बना दिया गया जिसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, ठीक है, ये सारा कुछ उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। सिमिलरली कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, द एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट, एम्प्लॉयज एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज, मैटरनिटी बेनिफिट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, ये सारे एक्ट, इसमें से कितने तो हम लोगों ने पढ़े भी हैं, तो अलग अलग कितना वर्कलोड कम हुआ बिकॉज नाउ दीज इंडिविजुअल कोड्स हैव बीन इनैक्टेड, और ये सारे जो आपके एक्ट्स थे वो सबस्यूम कर लिए गए हैं इन ऑल दीज कोड्स, सो इट इज मच इजियर नाउ। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव चैप्टर्स, जो आपके चैप्टर्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख रही हूं, प्लीज अपने पास भी इसे लिख लो ताकि आपको क्लियर रहे आगे पढ़ते समय, ठीक है, प्लीज अपने पास भी इसे लिख लो, नोट्स में लिख लो, बुक में तो दिया ही है, नोट्स में लिख लो, ठीक है। सो यहां पे हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं इस एक्ट में, वी हैव ऑल टुगेदर 9 चैप्टर्स, टोटल हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स हैं टोटल 9। तो हम देखेंगे कि हमारे कितने चैप्टर्स में क्या क्या दिया गया है। Chapter number 1 is preliminary। यहां पे सेक्शंस कौन कौन से हैं, यहां पे सेक्शंस हैं 1 से 4, जिसमें मोस्टली आपका आता है डेफिनेशन, प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर, डिसीजन एज टू डिस्प्यूट, ये सारी चीजें आपके प्रिलिमिनरी में आती हैं। सेकेंड जो आपका चैप्टर है दैट इज मिनिमम वेजेस। एक एक्ट चैप्टर्स में डिवाइडेड होता है, राइट, तो ये आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं। मिनिमम वेजेस, अब ये जो हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे 5 से 14, ये जो हम लोग सेक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, 5 से 14 जो हम लोग सेक्शंस पढ़ेंगे, दिस विल बी टोटली ऑन मिनिमम वेजेस, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अभी हम लोग बहुत सारी बातें सीखेंगे आगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 दैट इज ऑन पेमेंट ऑफ वेजेस। तो जिसके लिए पहले अलग अलग एक्ट था, जिसके लिए पहले क्या था, अलग अलग एक्ट था, लेकिन अब ये सब एक में ही बना दिए गए हैं। नेक्स्ट वी हैव पेमेंट ऑफ बोनस,
और ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वी हैव एडवाइजरी बोर्ड्स. ठीक है, सेक्शन इसमें कवर होता है सिर्फ एक 42. नेक्स्ट ये देखो, ये रिवीजन में ये सारी चीजें बहुत काम आती हैं, कभी भी इग्नोर मत करना. चैप्टर नंबर 6, पेमेंट ऑफ ड्यूज, क्लेम्स एंड ऑडिट. चैप्टर नंबर 7, इंस्पेक्टर, कम फैसिलिटेटर. यहां पे आपका कवर होता है सिर्फ एक सेक्शन, एंड दैट इज, अच्छा यहां पे सेक्शन 50 तक है, यहां पे आपका सेक्शन 51 है. नेक्स्ट इज ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज. (52) से 56, and lastly you have miscellaneous, which cover chapter sections from 57 to 69. इसका मतलब है कि इस पूरे कोड में कितने सेक्शन है? 69 सेक्शंस हैं, डिवाइडेड सेक्शंस हैं, डिवाइडेड इनटू 9 चैप्टर्स. ठीक है, डिवाइडेड इनटू 9 चैप्टर्स. वी हैव 69 सेक्शंस डिवाइडेड इनटू 9 चैप्टर्स. तो ये आपके रिवीजन के समय बहुत काम आएगा. अब हम लोग अपना पहला डिस्कशन यहां पे करने जा रहे हैं, सेक्शन 2Y वेजेस. जो भी एक एक्ट में मोस्टली जो सेक्शन 2 होता है दैट इज डेफिनेशंस. ठीक है, तो यहां पे भी कुछ डेफिनेशंस दिए हैं सेक्शन 2 में, बहुत से डेफिनेशंस दिए हैं एक्ट में, लेकिन हम लोग अपने पास वो सारी नहीं पढ़ रहे हैं. हम लोग अपने पास पढ़ रहे हैं सेक्शन 2Y वेजेस. वेजेस में क्या क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. प्लीज मार्क कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. ठीक है, ये एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत हैं, इसलिए आप इसे मार्क कर लीजिए अपने पास. सेक्शन 2Y वेजेस, ऑल रेम्यूनरेशन, ध्यान से देखेंगे, ऑल रेम्यूनरेशन whether by way of salary, allowance or otherwise expressed in terms of money or capable of being so expressed. मतलब कि अगर काइंड में भी है, अगर रेम्यूनरेशन काइंड में दी जा रही है, ठीक है, सुजुकी कंपनी में काम करते हैं तो सुजुकी ने लास्ट में कार ही उठा के दे दी हर एम्प्लॉय को. ठीक है, तो क्या है, कैन इट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी? यस, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. लेकिन अगर हम किसी के प्रति बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा टेक्निकल ऑफिसर आया जिसने हमें ऐसे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज दिए कि वी आर माय गॉड सो थैंकफुल टू दैट पर्सन. ठीक है, हम इतने थैंकफुल हैं कि हम उनको पूरा थैंक यू नोट लिख के दिए. कंपनी का जो सीईओ है, जो मालिक है, वो उस एम्प्लॉय को एक अपने हाथ से थैंक यू नोट लिख के दिया. कैन इट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी? नो. कागज की वैल्यू भले ही 15 रुपए 20 रुपए, लेकिन उसमें जो आभार लिखा गया है, जो जितना ओवरवेलमिंग नोट लिखा गया है, क्या उसे एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी? नो. तो व्हाट विल बी काउंटेड एज अ रेम्यूनरेशन? व्हाटएवर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है, विच इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, जरूरी नहीं है कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमेशा एक्सप्रेस हो, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन हुआ हो इन रिटन. कई बार होता है कि इम्प्लाइड ही माना जाता है. वर फुलफिल्ड, बी पेएबल टू अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और ऑफ वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, कहने का मतलब है कि वेजेस हर उस पैसे को इंक्लूड करती है जो कि आप सैलरी के नाम पे दें, या आप अलाउंस के नाम पे दें, या फिर आप इन काइंड दें.
ठीक है, जिसको पैसे के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और जो क्यों दी गई है, चैरिटी के लिए नहीं दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में या फिर हमारे द्वारा कहे गए जो बातें, जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है उसके तहत जो आपने हमारे लिए काम किया है उसके लिए हमने जो आपको पैसा दिया है, दैट इज वेजेस। ठीक है, एंड इंक्लूड्स, ध्यान से देखेंगे, एंड इंक्लूड्स, इंक्लूड्स क्या मतलब, देखो जब भी किसी डेफिनेशन में या कभी भी अलग से लिखा हो एंड इंक्लूड्स, इसका मतलब है कि अब जो बातें नीचे लिखी गई हैं वो भी, हम लोग क्या समझते हैं कि जब इंक्लूड लिखा गया है इसका मतलब है वो ही नहीं, इंक्लूड्स का मतलब कि हम आपको स्पेसिफिकली क्लियर कर दे रहे हैं कि ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड होंगी। तो क्या इंक्लूड करता है, द बेसिक पे, द डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस क्या होती है भाई, शहर की महंगाई से कोप अप करने के लिए जो डियरनेस अलाउंस दी जाती है, एंड रिटेनिंग अलाउंस इफ एनी, रिटेनिंग अलाउंस इफ एनी, रिटेनिंग अलाउंस क्या होती है, कोई एम्प्लॉय है हमारी कंपनी के लिए रिक्रूट हुआ है लेकिन काम नहीं है, फिर भी उसको बनाए रखने के लिए हम जो पैसा दे रहे हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि भाई काम नहीं है, बैठे हैं, या फिर एक पर्सन को हमने, जैसे एक फैक्ट्री में एक मेडिकल ऑफिसर बैठा है, वो तभी ना काम करेगा जब जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमने उसको बिठाए रखने के लिए भी पैसे दिए हैं। उसके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप बस बैठे रहिएगा आराम से, लेकिन हम फिर भी उसके आराम से बैठे रहने का पैसा दे रहे हैं, क्योंकि वो तो तब काम करेगा ना जब एक्चुअल में कोई केस आएगा, करेक्ट। तो रिटेनिंग अलाउंस मतलब बिठाए रखने के लिए भी, उनको रिटेन करने के लिए भी हम जो पैसा दे रहे हैं, ठीक है। इफ एनी बट डज नॉट इंक्लूड, अब देखो बट डज नॉट इंक्लूड मतलब स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करना है, बट डज नॉट इंक्लूड का मतलब है स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करेंगे किन चीजों को, ध्यान से अब देखते जाएंगे, स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करेंगे किन चीजों को, एनी बोनस पेबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, मतलब अगर अभी तक आपने कोड अप्लाई नहीं किया है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के तहत दे रहे, तो जो भी बोनस पेबल है अंडर टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी कि यही कोड, which does not form part of remuneration payable under the terms of contract employment, मतलब एम्प्लॉयमेंट में जो लिखा गया उसके अलावा भी अगर आप कोई बोनस दे रहे हैं जो कि हम लोग पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में देते हैं, तो वो बोनस जो है वो वेजेस का पार्ट नहीं माना जाएगा। वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन or the supply of light, water, medical attendance or other amenity or any service excluded from the computation of wages by a general or special order of the appropriate government। जैसे कि अक्सर एम्प्लॉयज को क्या दिया जाता है, उनके रहने के लिए घर दे दिया जाता है, ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर शहर में कहीं और रहते तो तुम्हें पैसा देना पड़ता, लेकिन हम तुम्हें अपनी कंपनी का ही क्या दे रहे हैं, हम तुम्हें अपनी कंपनी का ही मकान दे रहे हैं, तो तुम कहाँ रहते हो, तुम रेंट फ्री अकोमोडेशन में रहते हो, उसकी वैल्यू नहीं जोड़ी जा रही है, ठीक है। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन या प्रोविडेंट फंड, ठीक है, जो पेंशन या प्रोविडेंट फंड में पैसे दिए जाते हैं उसको वेजेस में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। कन्वेयंस अलाउंस, ठीक है, कन्वेयंस अलाउंस को भी क्या करते हैं, सैलरी स्लिप में दिखता है, लेकिन इस कोड के लिए वो वेजेस का पार्ट नहीं है, ठीक है, जो आने जाने का खर्चा दिया जा रहा है। Any sum paid to the employee to defray special expenses entailed on him by nature of his employment, मतलब कहीं पर मान लीजिए कि कोई सेल्स पर्सन है, उसको बिजनेस प्रमोशन के लिए जब वो बाहर गया तो उसको कुछ खर्चे करने पड़ गए, ये खर्चा उसने अपने लिए नहीं किया, बिजनेस के लिए किया, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज अ नेचर ऑफ स्पेशल एक्सपेंसेस जो आपने अपने एम्प्लॉयमेंट की वजह से किया, तो हम आपको इसका क्या करेंगे, रिम्बर्समेंट दे देंगे, हम आपको इसका रिम्बर्समेंट दे देंगे। तो ये जो रिम्बर्समेंट हम आपको दे रहे हैं, दिस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ वेजेस। नेक्स्ट, हाउस रेंट अलाउंस, एक जगह था कि हमने आपको मकान दे दिया, ठीक है, कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अपना ही अकोमोडेशन बनवा के रखती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि कंपनी क्वार्टर्स, ठीक है, तो कंपनी क्वार्टर नहीं है, लेकिन हम अलाउंस दे रहे हैं कि शहर में जाओ कहीं भी रहो, हम उसका पैसा दे रहे हैं तुम्हें, वो भी शामिल नहीं होगा। रेम्यूनरेशन पेएबल अंडर एनी अवार्ड या सेटलमेंट बिटवीन पार्टीज और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जाना पड़ गया, तो वहां से जो फैसला आया उसे हम कहते हैं अवार्ड। तो जो भी पैसा हम
आर्बिट्रेशन में जाके हम भाई लड़े, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर लड़े वहां जाके, और जो पैसा उसके बाद जो तुम्हें मिला कि नहीं आप इसे कॉम्पनसेशन दीजिए, ठीक है, वो वेजेस का पार्ट नहीं है। सिमिलरली कंसिलिएशन में बोला गया नहीं आप इनको कॉम्पनसेशन दीजिए, वो वेजेस का पार्ट नहीं है। ओवर टाइम अलाउंस, सेम नेचर का काम अगर आप मुझसे हमारे वर्किंग आवर्स के बाहर करा रहे हैं तो वो वेजेस का पार्ट नहीं है। कमीशन पेबल टू द एम्प्लॉय, कई सारे एम्प्लॉय कमीशन पे होते हैं, अगर जैसे अब सेल्स पर्सन है वो कमीशन पे ही काम करता है तो उसकी सैलरी जो है वो मोस्टली वो कमीशन ही होती है, तो दैट इज इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन उसके अलावा अगर वो कोई कमीशन ले रहा है तो वो वेजेस का पार्ट नहीं है। ग्रेच्युटी पेबल इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेजेस। रिट्रेंचमेंट कमीशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। हमको नहीं, अभी रिसेशन चल रहा है, ठीक है, जैसे कोविड आया, कोविड में बहुत सारे कंपनीज को बहुत नुकसान हुआ, इसलिए उन्हें बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकालना पड़ा कि नहीं भैया अब आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे में रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन दिया जाता है ताकि वो लोग कुछ दिन तक सरवाइव करें, ठीक है, मतलब दूसरी जॉब मिलने तक उनका घर पानी चलता रहे, इसलिए रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन दिया जाता है। या अदर रिटायरमेंट बेनिफिट पेबल टू द एम्प्लॉयड और एनी एक्स ग्रेशिया पेमेंट आउट ऑफ ऑनर, ठीक है, मेड टू हिम ऑन द टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, दीज विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वेजेस। बात समझ में आ गई? दीज विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वेजेस। अभी हम लोग इन सारी चीजों को समराइज करेंगे, पहले हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया कि वेजेस इंक्लूड ऑल सैलरीज, अलाउंसेस या फिर कोई भी और ऐसी चीज जो आप इन कैश या काइंड दे रहे हो अपने एम्प्लॉय को। क्यों दे रहे हो? क्योंकि उसने आपके लिए काम किया है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो ये समझ लो कि इंक्लूड क्या क्या होता है, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस। क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है? बहुत सारी चीजें हैं जो इंक्लूड नहीं होती हैं, ठीक है, जैसे कि बोनस, जैसे कि ग्रेच्युटी, जैसे कि रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट कॉम्पोजिशन, एनी अदर रिटायरमेंट बेनिफिट, एक्स ग्रेशिया पेमेंट, कन्वेयंस अलाउंस, ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू, कोई रिम्बर्समेंट है, कोई हाउस रेंट अलाउंस है, ठीक है, कोई आर्बिट्रल अवार्ड या सेटलमेंट में पैसा दिए हैं, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड नहीं होती हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। प्रोवाइडेड दैट फॉर कैलकुलेटिंग द वेजेस अंडर दिस क्लॉज, इफ पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय अंडर क्लॉज ए टू आई, यानी कि ग्रेच्युटी और रिट्रेंचमेंट छोड़ के कोई भी पेमेंट जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को किया है, जैसे कि सेल्समैन का कमीशन, ठीक है, exceeds 1/2 or such other percent as may be notified by the central government of all the remuneration calculated under this clause, मतलब कि बेसिक डीए और रिट्रेनिंग अलाउंस को ऐड करके उसका 0.5% निकाला जाएगा। अगर इसमें से कोई भी चीज आपने उसके 0.5% से ऊपर दी है या फिर सच अदर परसेंट एज मे बी नोटिफाइड, हो सकता है गवर्नमेंट उस वक्त 20% नोटिफाई कर दे, 30% नोटिफाई कर दे, 50% नोटिफाई कर दे, मतलब इस लिमिट से ऊपर अगर वो वैल्यू जा रही है तो उसको भी आप वेजेस में शामिल कीजिए, ठीक है। सच अमाउंट विच एक्सीड्स सच परसेंटेज, जितना बेंचमार्क सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट किया है, जो कि ऑफकोर्स 0.5% से ज्यादा ही होगा हर बार, ठीक है, क्योंकि 0.5% से ऊपर ही होती है सारी पेमेंट, तो 0.5% से ऊपर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी प्रिस्क्राइब किया है वो रूल्स में दिया होता है, उसके ऊपर जो भी पेमेंट दी गई है इन द फॉर्म ऑफ ऑल दीज थिंग्स विच वर एक्सक्लूडेड, तो उतना जो एक्सीड होने का वैल्यू है वो वेजेस में शामिल हो जाएगा, ठीक है। So notified shall be deemed as remuneration and shall be accordingly added in wages under this clause. जो बच्चे अभी तक नहीं समझे एक बार फिर से देखेंगे। हमने कहा कि वेजेस में क्या क्या होता है। वेजेस में होता है मैम ऑल सैलरीज, ठीक है, अलाउंसेस एंड एनीथिंग इन काइंड, ठीक है, जो एक्सप्रेस किया जा सकता है, जो कि आपके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, जो भी हम आपको टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से दे रहे हैं वो तो वेजेस है ही। तो इस वेजेस में बेसिकली क्या आता है, बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस।
अच्छा, इसके अलावा हमने ऐसी एक लिस्ट ऑफ चीज थी जो मना कर दी कि नहीं इसको इंक्लूड मत करना। लेकिन अगर ये जो सारी चीजें दे रहे हो एक्सेप्ट ग्रेच्युटी एंड रिट्रेंचमेंट, ये जो सारी चीजें एक्सक्लूड में आई थी, ये जो सारी चीजें एक्सक्लूड में आई थी, अगर इनको टोटल करके 0.5% ऑफ दिस बन जाता है, 0.5% ऑफ दिस बन जाता है, यानी जिसे हम कह रहे हैं रेम्यूनरेशन, ठीक है, या फिर सच परसेंट एज गिवन बाय सीजी, या फिर सच परसेंट एज गिवन बाय सीजी। तो ये जो पोर्शन एक्सेस में है ना, मतलब यहां तक हो गया 0.5%, और उसके ऊपर ये जो कुछ भी है ये एक्सेस है, ठीक है। मतलब आपकी जो लिस्ट ऑफ आइटम थी, जब हमने उसकी वैल्यू निकाली तो 0.5% को अलग रख दिया, उसके ऊपर जो कुछ भी था वो सब इस वेजेस में जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। 0.5% के ऊपर जो भी था वो सब कुछ जाके इस वेजेस में ऐड हो जाएगा। तो चलो एक एग्जांपल से समझो। मान लीजिए ये जितना कुछ एक्सक्लूड किया था, अच्छा अभी मैं आपको इसको और क्लियरली लिखवाती हूँ, घबराओ मत। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पर्पस ऑफ इक्वल वेजेस टू ऑल जेंडर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस द इमोल्यूमेंट स्पेसिफाइड इन क्लॉज डी एफ जी एच शैल बी टेकन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस। मतलब जब हम इक्वल वेजेस की बात करेंगे तो ये डी एफ जी एच यानी कि ओवर टाइम, रेम्यूनरेशन पेबल अंडर अवार्ड या सेटलमेंट, एचआरए एंड कन्वेयंस, ठीक है, इसको भी हम वेजेस मान के चलेंगे फॉर इक्वल रेम्यूनरेशन। जब आदमी और औरत को इक्वल रेम्यूनरेशन की बात आती है, और जो कि है कि अब से इक्वल रेम्यूनरेशन ही पे करना है, ठीक है, जब ये बात आएगी तो इन चार चीजों को यानी कि कन्वेयंस को, एचआरए को, रेम्यूनरेशन पेबल अंडर एनी अवार्ड या सेटलमेंट को और ओवर टाइम को वेजेस का पार्ट मान के चलेंगे, ठीक है। मतलब जब हम कहते हैं कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वल वेजेस देने चाहिए, तो वेजेस का मतलब है कि आप ओवर टाइम भी इक्वल देंगे, आप कन्वेयंस भी इक्वल देंगे, आप एचआरए भी इक्वल देंगे, एंड आप अवार्ड या सेटलमेंट में जो मनी है उसको भी इक्वल देंगे, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अब एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वेयर एन एम्प्लॉय इज गिवन इन ल्यू ऑफ होल और पार्ट ऑफ द वेजेस पेबल टू हिम एनी रेम्यूनरेशन इन काइंड, हमने आपसे बोला था कि जो भी रेम्यूनरेशन इन काइंड होती है वो भी वेजेस का पार्ट होती है। द वैल्यू ऑफ सच रेम्यूनरेशन इन काइंड विच डज नॉट एक्सीड 15%, यानी कि अगर इन काइंड मिल रहा है तो सिर्फ 15% तक ही अलाउड है, ठीक है। 15% ऑफ द टोटल वेजेस पेबल टू हिम, टोटल वेजेस उसको जितनी भी दी जाती है हर बार, मान लीजिए कि उसको 1 लाख दिया जाता है हर बार, ठीक है, इसका 15% कितना हो गया, 15,000। So where any employee is given in lieu of the whole or part of the wages any remuneration in kind, the value of such remuneration in kind which does not exceed 15% of the total wages shall be deemed to form part of wages of such employee। यानी जब इन काइंड दे रहे हो तो सिर्फ हम 15,000 तक को वेजेस मानेंगे, बाकी 85,000 का हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी 85,000 का हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि वेजेस मोस्टली कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू दी जाए तो भला है, काइंड में दोगे तो सिर्फ और सिर्फ उसका 15% वेजेस माना जाएगा, बाकी का 85% वेजेस नहीं माना जाएगा, ऑल्दो दिस इज अ पेमेंट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर हिज टर्म ऑफ सर्विस। Wages include salary, allowance or any other component expressed in monetary terms. This does not include bonus payable to employees or any traveling allowance among others. ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। For example, in a factory, Sita is a female worker who operates a plant, whereas Mahesh is a male worker who does the same work in the same factory. मतलब सब कुछ same है। However, since Sita is married to Ramesh, who also works at the same plant, तो रमेश, महेश और सीता तीनों एक ही जगह काम करते हैं,
The employer pays Sita half of what he pays to Mahesh, as Sita's husband also works for gains at the same plant. अब अगर एम्प्लॉयर ये कहता है कि अरे यार तुम दोनों मियाँ बीवी तो एक ही जगह कमा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें आधा दूंगा, तुम्हें हाफ दूंगा, दिस इज रॉन्ग. आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. सीता शुड गेट फुल सैलरी एंड ऑल्सो her husband Ramesh should get full salary. According to this code, the principle of the employer shall be illegal and prohibited, as the law seeks to put an end to all gender-based discrimination. In the case of human wages में कोई भी gender-based discrimination नहीं होना चाहिए. ठीक है, लेडीज हैं कि जेंट्स हैं, इसके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. So let's sum up our definition on wages. Section 2y, wages. Let's sum up. It includes what? And it excludes what? ठीक है, इसको हम लोग sum up करेंगे अपने पास. Okay. Includes salaries, allowances, remuneration in kind, ठीक है, up to 15% of wages. ठीक है. So to be clear, it includes basic, DA यानी कि dearness allowance, and sixth, retaining allowance. ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट बना के इन तीनों पे as per the terms of contract. ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो इन तीनों के आगे ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए आप. ठीक है, और यहां पे आप लिख लीजिए एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एंड इट इंक्लूड्स A, B, C, D, E, F, G, H, I, J and K. It excludes bonus, रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू. ठीक है, शॉर्ट में हम लोग लिख रहे हैं ताकि आपको एग्जाम के समय बहुत ही फटाफट याद आए. ठीक है, पीएफ या पेंशन फंड कंट्रीब्यूशन. नेक्स्ट, कन्वेंस अलाउंस. नेक्स्ट, स्पेशल नेचर एक्सपेंस जो रिम्बर्समेंट होती है मतलब. नेक्स्ट, HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस. नेक्स्ट इज here you have sorry. Next is remuneration payable under award या settlement. Next is overtime, कोई commission, gratuity and retrenchment compensation. मैम क्या ये याद करना पड़ेगा? हाँ, ठीक है, retrenchment compensation. तो wages includes and excludes this. Special points ये हैं कि अगर कोई भी वेज A to I तक में यहां पर इफ अगर ये 0.5% से ऊपर बढ़ता है तो ये वेजेस का पार्ट माना जाएगा. और रेम्यूनरेशन इन काइंड है तो वैल्यू ऑफ रेम्यूनरेशन शुड बी लेस देन 15% ऑफ द वेजेस.
तभी वो वेजेस का पार्ट माना जाएगा. नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 2K एम्प्लॉय. Whereas employee, as mentioned in the previous provision, refers to any person other than apprentice. ठीक है. Employees on wages by an establishment to do any skilled, semi-skilled, unskilled, manual, operational, supervisory, managerial, administrative, technical या clerical work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied, and also includes a person declared to be an employee by an appropriate government, but does not include any member of the armed forces. ठीक है. यानी कि चाहे वो पर्सन फॉर हायर हो या रिवॉर्ड पर हो, इसका मतलब है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आते हैं? यस. ठीक है. तो यहां पे आप इसको सम अप करेंगे. सेक्शन 2K एम्प्लॉय कौन कौन है? हु इज इंक्लूडेड इन एम्प्लॉय? इंक्लूडेड में है यू हैव एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेजेस, ठीक है, चाहे वो स्किल्ड काम करे, अनस्किल्ड काम करे या फिर सेमी स्किल्ड काम करे. नेक्स्ट, चाहे उसका काम मैनुअल हो, हाथ से करने वाला कुछ हो, या ऑपरेशनल हो, मशीन से करने वाला कुछ हो, चाहे उसका काम सुपरवाइजरी हो या मैनेजेरियल हो या एडवाइजरी हो, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव हो, मतलब ऑफिस में काम करने वाले लोग, ठीक है, या फिर टेक्निकल हो या क्लेरिकल हो, कुछ भी रोल हो, वो सब एम्प्लॉय में आते हैं. एक्सक्लूड कौन होता है? बस अप्रेंटिस, यानी जिसे हम कहते हैं इंटर्न्स, ठीक है, एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि भारतीय डिफेंस. ठीक है. दीज आर द पीपल हु आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय. इसके अलावा जो कोई भी है सब एम्प्लॉय है. तो अब आप देखिए, चाहे वो पर्सन फॉर हायर हो या रिवॉर्ड हो, यानी कि जिसको हमने वेजेस पे रखा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी है तो पैसा तो हम ही दे रहे हैं. ठीक है, चाहे हम कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे रहे हैं, पैसा तो हम दे रहे हैं. तो चाहे हमने हायर पे रखा हो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, या फिर हमने अपने पेरोल पे रखा हो, वो हमारे लिए काम करता है, वो हमारा एम्प्लॉय है. तो यानी कि अब इस एक्ट में जहां जहां एम्प्लॉय लिखा रहेगा, वो हर पर्सन, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हो, चाहे वो हमारे पेरोल का वर्कर हो, उन सब पे ये चीजें अप्लाई होंगी. नेक्स्ट वी हैव द डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन. इट इज द सेम थिंग, बस इसको क्विकली हम लोग रीड करेंगे. एनी पर्सन एक्सेप्ट एन अप्रेंटिस defined under clause A of the section 2 of the Apprentices Act, employed in any industry to do any manual, skilled, unskilled, technical, operational, clerical, supervisory for hire या reward. अब देखो, एम्प्लॉय और वर्कमैन में क्या डिफरेंस समझ में आया? एम्प्लॉय में सेमी स्किल्ड भी चलेगा, ठीक है, दूसरा वो पर्सन एडमिनिस्ट्रेटिव या टेक्निकल जॉब भी करता है, वो भी चलेगा. लेकिन यहाँ पे ऑपरेशनल, क्लेरिकल या सुपरवाइजरी वर्क करने वाले चलेंगे. वेदर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बी एक्सप्रेस या एम्प्लॉयड, एंड इंक्लूड्स वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज. ठीक है, जो उसके एक्ट में वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वो शामिल रहेंगे. नेक्स्ट वी हैव सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय कंडीशन एंड सर्विसेज एक्ट. ठीक है, अब ये सब सबस्यूम हो गया है, क्योंकि किसमें सबस्यूम हुआ, मैंने अभी आपको दिखाया. ठीक है, कि आपके ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कंडीशंस वाले वर्क कोड में चला गया है. ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ना.
यहाँ पे देखा था कि आपके सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज ये भी इसमें आ गए हैं, तो सब अब इस कोड का पार्ट हो गया है। And for the purpose of any proceeding under this code in relation to an industrial dispute includes any such person who has been dismissed, discharged or retrenched or otherwise terminated in connection with or as a consequence of that dispute whose dismissal, discharge or retrenchment has led to that dispute but does not include any such person. अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि कोई भी पर्सन जो डिसमिस, डिस्चार्ज, रिट्रेंच भी है वो भी आपका सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज माना जा रहा है, but does not include any person who is subject to Air Force Act, who's employed in the police service, ठीक है, या फिर who is employed mainly in managerial या administrative capacity, या फिर who is employed in supervisory capacity drawing wages exceeding 15,000 rupees per month or may be notified by the central government. A social purpose of the code is that it seeks to achieve to avoid all kinds of जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो इस कोड के हिसाब से कोई भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके ओके, तो अब आप इसको यहाँ पे सम अप करेंगे, ठीक है, जो आपका सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज की जो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है आप उसको यहाँ पे सम अप करेंगे। और ये डेफिनेशन इस कोड के हिसाब से नहीं है, ध्यान रखना, ये डेफिनेशन इस कोड के हिसाब से नहीं है, ये सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1976 के हिसाब से ये है, ठीक है। तो यहां पे क्या क्या है, कौन होगा सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय, इंक्लूड, तो एम्प्लॉय तो वो रहेगा ही, एम्प्लॉय की जितनी भी डेफिनेशन है वो तो वो रहेगा ही, बट ऑल्सो हु इज डिसमिस्ड। मैंने कहा ना इंक्लूड्स का मतलब होता है कि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। डिस्चार्ज या रिट्रेंच्ड, डिस्चार्ज्ड, रिट्रेंच्ड है, ठीक है, टर्मिनेटेड है, अदरवाइज टर्मिनेटेड, जिसने कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लगाया हुआ है तो वो सब भी इंक्लूड रहेंगे। मतलब ये डिस्प्यूटेड में अभी टर्मिनेटेड है, ठीक है, अगर हमारे यहां से चला गया है तब हमारा एम्प्लॉय नहीं है। और एक्सक्लूड, किस किस को हम एक्सक्लूड करेंगे, पीपल फ्रॉम एयरफोर्स एक्ट, यानी कि इंडियन डिफेंस से जो तीनों विंग्स हैं इंडियन डिफेंस के, एयरफोर्स, आर्मी एक्ट एंड नेवी एक्ट, इनके जो पर्सन्स हैं वो एक्सक्लूडेड रहेंगे। नेक्स्ट पुलिस, नेक्स्ट मैनेजेरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, नेक्स्ट अगर सुपरवाइजरी भी कैपेसिटी है, सुपरवाइजरी कैपेसिटी भी है, ठीक है, बट सैलरी इज मोर देन 15,000 पर मंथ, तो वो भी पर्सन एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले पता है ये सारी चीजें हर एक्ट में दी रहती थी, लेकिन अब आप देखिए कि क्योंकि ये एक्ट भी कहां पे सबस्यूम हो गया, मैंने आपको दिखाया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कंडीशंस वाले कोड में सबस्यूम हो गया। इसका मतलब है कि करंट डेट के हिसाब से आपको एम्प्लॉय की डेफिनेशन वो समझनी है जो हमारे इस कोड में दी है, ठीक है, ये बस आपको दी गई थी इसलिए मैंने यहां पे बताया गया। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 3। अब हम आते हैं सेक्शन 3 पे। ये हमारे सेक्शन 2 के कुछ हिस्से थे जो हमने पढ़ा, जिसमें हमने वेजेस की डेफिनेशन, एम्प्लॉय की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। बाकी जो एक और डेफिनेशन थी वो सेल्स प्रमोशन, ठीक है, एम्प्लॉय की थी जो दूसरे एक्ट से आती है।
सेक्शन 3 ऑफ द कोड स्टेट्स दैट, ध्यान से पढ़ेंगे, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। तो आपका जो सेक्शन 3 है, जो सेक्शन 3 है आपके एक्ट का, वो उसका हेडिंग ही यही है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ जेंडर। इसका मतलब है कि मेन एंड वुमेन में कोई भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। और इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, ये हेडिंग अपने पास लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। सेक्शन 3 का नाम, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन एस्टैब्लिशमेंट और एनी यूनिट देयर ऑफ अमंग एम्प्लॉइज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जेंडर, चाहे वो पर्सन मेल हो, फीमेल हो या फिर द थर्ड जेंडर हो, बट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इन मैटर्स रिलेटिंग टू wages by the same employer in respect of the same work or similar work done by any employee। एक ही एम्प्लॉय पैसा दे रहा है, एक ही काम के लिए पैसा दे रहा है, फिर भी हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, दिस इज टोटली प्रोहिबिटेड। नो एम्प्लॉयर शैल फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 रिड्यूस द वेजेस ऑफ एनी एम्प्लॉय। मतलब जब उन्होंने पढ़ा कि भाई इक्वल वेजेस देनी है, तो उन्होंने क्या किया कि किसी एक जेंडर की, ठीक है, लेट्स सपोज कि विमेन की वेजेस कम थी, तो उन्होंने क्या किया कि जो मेन को दे रहे थे उसको कम कर दी। ये नहीं करेंगे, आप विमेन की वेजेस बढ़ा के जितनी आप मेन को दे रहे हैं आप उतनी देंगे, ठीक है, आप रिड्यूस नहीं कर देंगे किसी की वेजेस। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट, नो एम्प्लॉयर शैल मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स, यानी कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जेंडर while recruiting any employee for the same work or work of similar nature। अगर मान लीजिए कि ऑडिट के लिए हम, ऑडिट इज द वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, ठीक है, सेम वर्क, हम ऑडिट के लिए जब रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो हम मेल या फीमेल में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। एंड इन द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट, ध्यान से देखेंगे, एक्सेप्ट वेयर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन सच वर्क इज प्रोहिबिटेड या रेस्ट्रिक्टेड by any law for the time being in force, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा लॉ है जो प्रोहिबिट करता है कि भाई विमेन को उस काम में रिक्रूट मत करिएगा, ठीक है, किसी एक्ट में अगर ये लिखा है स्पेसिफिकली कि विमेन को उस काम के लिए रिक्रूट मत कीजिएगा, तब आप ऐसी रिक्रूटमेंट के लिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने मन से नहीं कर सकते कि लड़कियां होंगी कहाँ ऑडिट पे इधर उधर आहर बाहर जाएंगी, ठीक है, कल को इनको घर की भी जिम्मेदारियां देखनी है, फैमिली भी आगे बढ़ानी है, तो इस बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि रिक्रूटमेंट करते समय जान के मेन को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन आप खुद नहीं करेंगे। अगर किसी एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा है कि हाँ भाई मत रखना, विमेन को दिक्कत आ सकती है, ठीक है, मत रखना विमेन को, प्रोहिबिटेड है विमेन को रखना, तो आप वहां पे डिस्क्रिमिनेशन कीजिए। तो आप सेक्शन 3 को यहां शॉर्ट में लिखेंगे। सेक्शन 3 आपका क्या कहता है, आई होप कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ साथ। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ जेंडर। तो क्या कहता है सेक्शन 3? सबसे पहली बात कहता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, ये सब आपके शॉर्ट के लिए है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ जेंडर, ठीक है, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जेंडर एंड नो एम्प्लॉयर shall, first thing, reduce the wages of any employee, ठीक है, to make remuneration equal, reduce नहीं करेंगे उसके लिए। और दूसरी चीज है क्या,
no discrimination while recruiting, ठीक है, except where prohibited by law. क्या prohibited? recruitment of women, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लो, except where recruitment of women prohibited by law. ठीक है, नोट्स बनाते चलेंगे हम लोग. मैं आपको हर सेक्शन के लिए जहां तक पॉसिबल है आपको सम अप करके नोट्स दूंगी, ठीक है, और हम लोग इसी तरीके से हमारे एक्ट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे. एक्ट बड़ा है बट बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है. 69 सेक्शंस हैं, हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे. आज हम लोगों ने इस सेशन में खत्म किया है इसका चैप्टर 1 दैट इज प्रिलिमिनरी, जिसमें हम लोग कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किए हैं और ऑल्सो सेक्शन 3 को. ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, हम लोग चैप्टर 2 पे आएंगे विच इज अबाउट मिनिमम वेजेस, और वहां पर हमारे पास 10 सेक्शंस हैं 5 से 14 जिसको हम लोग अपने पास कवर करेंगे. ठीक है, till then take care, complete your notes, go through all this from your book. We'll see each other in our next session. Till then take care, bye bye, thank you for joining the class.